नमस्कार एंड वेलकम बैक। बागराम एयरबेस भारत को जैसे ही मिला, आप देखिए एक अमेरिका ने यू टर्न ले लिया। डोनाल्ड ट्रंप के सुर चेंज हो गए और उन्होंने वही काम किया जो अमेरिका हमेशा करता है। वो है डर्टी गेम्स, डर्टी चेस गेम दोबारा शुरू कर देता है। ट्रंप ने अभी एक तरफ से तो गिफ्ट दे दिया और दूसरी तरफ से ज़मीन खिसकानी शुरू कर दी। बट बागराम एयरबेस बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो हमें मिला है। अब जियो पॉलिटिक्स में मैं हमेशा बोलता हूँ, जिसके पास पेशेंस होती है वो हमेशा जीतता है। और अमेरिका के पास डोनाल्ड ट्रंप है जिसके पास पेशेंस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, और लड़ाई कर रहा है मोदी जी के साथ, जो 25 साल से पेशेंस के साथ पहले चीफ मिनिस्टर बने रहे, अब प्रधानमंत्री बन गए हैं तीसरी बार। अमेरिका में जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला था कि हमने 50% का टैरिफ भारत के ऊपर लगाया है। 60 दिन के बीच बीच में मोदी जी हमारे घुटनों पे आकर लेट जाएंगे, सरेंडर कर जाएंगे। 120 दिन हो गए, यूएसए को हमारे कदमों में आना पड़ा। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूं कि वॉशिंगटन इज ब्लिंकिंग फर्स्ट। उसका रीज़न है, एक, पेशेंस नहीं है, दूसरा उनको ये नहीं मालूम कि मोदी जैसे नेशनलिस्ट आदमी को लड़ाई कैसे करनी है। अब पागलों की तरह अमेरिकन गवर्नमेंट फिर रही है। आपको याद होगा चाबहार पोर्ट हमारे पास था, उसके ऊपर वेवर था कि हम उसमें से कोई भी काम करें, क्योंकि पूरे ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं। चाबहार पोर्ट सिर्फ एक ही पोर्ट था जिसके ऊपर सैंक्शंस नहीं थे। उस जो वेवर मिला हुआ था हमें, पहले उसको ख़त्म कर दिया, फिर 3-4 हफ्ते के बाद उसको रिवर्स कर दिया। टाइमिंग बड़ी सस्पिशियस थी। आपको लगेगा यार, ये चाबहार का पोर्ट का मैं मुद्दा आज लेके क्यों आ गया हूं दोस्तों, क्योंकि इसके इम्प्लीकेशंस मैसिव है। और ये क्यों हो रहा है, अभी क्यों दिया गया, ये आपको समझना पड़ेगा। और मोदी जी किस तरह से लीवरेज कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं एक एक पॉइंट को। अमेरिका की दुखती रक्त को हमने पकड़ के रखा हुआ है। इसी को मैं डिकोड करने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। मज़ा आ जाएगा आपको ये बात सुनने के बाद। और दूसरा, इससे पहले कि आगे चलूँ मैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक आपको मालूम है इंग्लिश चैनल जो हमने शुरू किया है, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब। और उसके अंदर हमने एक ऐसा फीचर डाल दिया कि आप अपनी लैंग्वेज में उसको सुन सकते हैं। 19 लैंग्वेजेस के अंदर आप वीडियो को लैंग्वेज चेंज कर दीजिए एंड यू कैन लिसन इन योर लैंग्वेज, जो भी आप समझते हो। अब आते हैं अमेरिका के ऊपर। चाबहार ही क्यों? क्योंकि ये कोई सिंपल पोर्ट नहीं है, ये भारत का गेटवे है सेंट्रल एशिया की तरफ। प्लस ये वो पोर्ट है जो आंसर है चाइना के बीआरआई को काटता है। अमेरिका का टारगेट हमेशा ही चाइना था। चाइना अपने जो एक्सेस है वो अफगानिस्तान में, यूरोप में, इवन कि मिडिल ईस्ट में वो लेके आ रहा है बीआरआई के थ्रू। हमने जब चाबहार लिया तो हमने बोला कि हम यहाँ से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से यूरोप तक जाएंगे, इवन कि रशिया तक जाएंगे। हमें किसी कोई कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमिट किया, 10 साल के लिए हमने चाबहार अपने नाम पर कर लिया। पहले तो वॉशिंगटन को समझ नहीं आया, उन्होंने एक हथौड़ा मार दिया हमारे ऊपर कि जो आपके ऊपर वेवर है चाबहार में उसको हम ख़त्म करते हैं, आपके ऊपर भी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। लेकिन 3-4 हफ्ते के बाद वो वेवर मिल गया दोबारा से, और 6 महीने तक उन्होंने बोल दिया कोई आपके ऊपर सैंक्शंस नहीं है। तो ये जो 4-5 हफ्ते के बीच में पूरी गेम चेंज हुई, ये चेंज कैसे हो गई? और ये जो सुर चेंज हुए अमेरिका के, मोदी जी ने ऐसा क्या काम कर दिया कि सुर चेंज हो गए? उसके 3 रीज़न हैं। पहला है चाबहार की ज्योग्राफी। ये आंसर है हमारा कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अगर कोई काट सकता है या उसके पैरेलल कोई स्ट्रक्चर आ सकता है, वो भारत कर सकता है। ऊपर से चाबहार वो हमें सीधा ले जाता है सेंट्रल एशिया तक। सेंट्रल एशिया वो कंट्रीज़ है जिसके पास तेल, गैस, भरमार उनके पास वो है, भंडारे हैं, माता के भंडारे वहाँ पर भी हैं। अब पाकिस्तान हो या कोई कंट्री हो या चाइना हो, ये मिलकर भी हमारे ट्रेड रूट्स को चोक नहीं कर सकते। अमेरिका जानता है, और सेकेंडली उनके मालूम है कि भारत चाइना का काउंटर कर रहा है। एनीबडी हु फाइट्स विद चाइना, अगेंस्ट चाइना, अमेरिका उसको सपोर्ट करेगा, मोदी जी को मालूम था। दूसरा, हम नॉर्थ साउथ का जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना रहे हैं, ये हम अपने लिए नहीं बना रहे, ये दुनिया के लिए बना रहे हैं। इसका नाम
भारतीय नॉर्थ साउथ साउथ कॉरिडोर नहीं है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, जहां पर अमेरिका हो, यूरोप हो, कोई भी हो, उन सबको फ़ायदा होने वाला है। और ये सारा चाबहार पोर्ट से फंक्शन होगा। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे ही हमें बागराम एयरबेस मिला, अमेरिका को सारी स्ट्रेटजी अपनी चेंज करनी पड़ी, क्योंकि उनको मालूम था कि हमारे फुट प्रिंट्स वहाँ पर आने वाले हैं जहाँ पर अमेरिका खुद चाहता है कि उसको वहाँ पर फुट प्रिंट्स डालने की इजाज़त मिल जाए। दे वॉन्ट बागरम बैक बट दे कैनॉट डू इट, क्योंकि जो अफगानी हैं वो अब अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। अब वॉशिंगटन क्या कर रहा है? नाउ दिस इज वेयर इट गेट्स इवन मोर इंटरेस्टिंग। पहली बात तो ये है कि उन्होंने चाबहार को हमारे साथ बार्गेनिंग चिप की तरह यूज़ किया, साथ में मैसेज भेजा सारी दुनिया को। पहला, उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी शो की हमारे साथ। हमें लगा कि हमें अमेरिका अकोमोडेट कर रहा है, चाबहार के ऊपर कोई भी सैंक्शन नहीं है। फिर प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ करने के बाद उन्होंने बोल दिया कि ये जो वेवर था इसको मैं ख़त्म करता हूँ, ताकि हमें फोर्स किया जाए, हम अमेरिका का साथ देने लग जाए। लेकिन जब हमने अमेरिका का साथ नहीं दिया, फिर दोबारा से यूटर्न ले लिया और हमें 6 महीने के लिए एकोमोडेट कर दिया। दोस्तों, ये पॉलिसी नहीं है। पहला तो मोदी जी ने पागल कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को। दूसरा, वो चाबहार को एज अ लीवरेज हमारे लिए यूज़ करना चाहते हैं। क्या मैसेज दे दिया? एक तरफ तो मैसेज ये है कॉपरेट करो हमारे साथ, और दूसरी तरफ अगर हमने कॉपरेट नहीं भी किया, मोदी जी ने मना कर दिया, तो क्या हो गया? उसके बाद आप टाइमिंग देखिए, वेवर की एक्सटेंशन आपको दे दी जैसे जैसे आपकी ट्रेड की नेगोशिएशंस इंटेंसिफाई हो रही हैं। मैंने पहले बोला चाबहार जो है वो सिर्फ लीवरेज की तरह यूज़ किया जा रहा है आपके खिलाफ। उनको मालूम है वो भारत का कुछ नहीं कर सकते। जितनी ज़रूरत भारत को अमेरिका की है, उससे ज़्यादा ज़रूरत अमेरिका को भारत की है। चाइना को काउंटर करना है, किसी और माई के लाल में दम नहीं है जो चाइना को काउंटर कर जाए। वो भारत कर सकता है, अमेरिका खुद कन्फ्रंटेशन नहीं लेगा। इसलिए ये वेवर आपको मिला है 6 महीने और के लिए। और जब ये आपके ऊपर इन्होंने बोला था कि आपके ऊपर सैंक्शन लगाए जाएंगे, ये सिर्फ लीवरेज था, दूसरा प्रेशर टैक्टिक्स था। ये कॉन्सिडरेंस नहीं होता है जियोपॉलिटिक्स के अंदर। वॉशिंगटन चाहता है कि आप चाइना के साथ मिलकर काम करें। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। वॉशिंगटन चाहता है कि आप चाइना के साथ मिलकर काम करें, लेकिन वो ये भी चाहता है कि आप रशिया और चाइना दोनों इकट्ठे मिलकर, आप तीनों इकट्ठे ना हो। पहली बात ये। दूसरा, वो चाहता है आप काम तो करें अमेरिका के लिए चाइना के साथ मिलकर। चाइना +1 का मतलब है चाइना प्लस इंडिया। दे वर्क टुगेदर टू सर्व अमेरिका, नॉट कि अब चाइना, रशिया, भारत इकट्ठे होकर अमेरिका की वाट लगा दें। इसीलिए उन्होंने हमें ये कंसेशंस दिया है कि हम चाइना के साथ मिलकर काम करें, लेकिन रशिया को इक्वेशन से बाहर निकाल दें। अब आता है बागराम। हमने भी जो गोटियां खेली हैं वो इतनी ज़बरदस्त है अमेरिका के साथ, उसे समझ नहीं आ रहा कि इस पजल को अब सॉल्व कैसे करें। और इस पूरी पजल में बागराम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ही रिपोर्ट्स आई कि बागराम एयरबेस के अंदर भारत का झंडा लहरा दिया गया है, सडनली चाबहार का जो एक्सटेंशन है वो 6 महीने की आपको मिल जाती है। आप थोड़े से कनेक्ट करिए डॉट्स को। यूएसए को मिल गया भारत की प्रेजेंस अफगानिस्तान में, क्योंकि यूएसए चाहता है कि चाइना की जो पकड़ अफगानिस्तान के ऊपर बनती जा रही थी वो खत्म करनी है। अमेरिका जा नहीं सकता, चाइना आ नहीं सकता, भारत बैठ गया है। ये सबसे बढ़िया गुड न्यूज़ है अमेरिका के लिए। इसीलिए भारत को चाबहार के ऑपरेशंस करने की परमिशन मिल गई। आपके ट्रेड कॉरिडोर सिक्योर हो गया। बट यहाँ पर एक कैच भी है। अब आप बोलेंगे, और सर आपने तो बोल दिया कि अमेरिका ने हमें फेवर कर दिया, लेकिन अमेरिका तो आसिम मुनीर को अपने वहाँ पर लंच करवा रहा है। भाई मैंने पहले बोला है, जब किसी का बुरा वक्त हो तो गली के कुत्ते को खाना खिला दो तो आपका वक्त ठीक हो जाता है, ये हमारे पंडित बोलते हैं। अब अमेरिका ने जो बार बार आसिम मुनीर को बुलाया जा रहा है, क्यों बुलाया जा रहा है? कभी सोचा आपने? सिर्फ इसलिए कि अगर इस एरिया में आपको शांति चाहिए तो आपको इक्वेशन में से पाकिस्तान को बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका की तो आदत है, वो दोनों तरफ खेलता है। उसने भारत को भी फेवर कर दिया, हमें बागराम मिला, उसने चाबहार भी दे दिया हमें। लेकिन दूसरी तरफ
वो पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी बार बार खाना खिलाया जा रहा है, उनसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात हो रही है। तो क्या ये दोनों तरफ जो है वो खेल रहा है अमेरिका? चलिए इसके ऊपर बात करते हैं कि इज आर दे प्लेइंग बोथ साइड्स। अगर दोनों तरफ खेल रहे हैं तो जीत कौन रहा है? मैं इसके ऊपर आता हूं। वो खेल रहा है नहीं खेल रहा है मैटर नहीं करता, लेकिन अगर दोनों तरफ खेल रहा है तो जीत कौन रहा है? अब ये है रीजनल चेस बोर्ड जो हमें सोचना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। अब पहली बात यह है कि 3 प्रेशर पॉइंट्स क्रिएट हो गए। चाबहार वर्सेस ग्वादर खड़ा हो गया, इंडिया वर्सेस चाइना और पाकिस्तान का जो नेक्सस है उसके अगेंस्ट हम खड़े हो गए, और यूएसए उसने अपनी जो बैट्स हैं उसको हेज करना शुरू कर दिया साउथ एशिया में, जहां पर मैक्सिमम ऑप्शंस अमेरिका के हाथों में हैं और कमिटमेंट जीरो है, ना भारत के साथ, ना चाइना के साथ, ना ईरान के साथ, ना रशिया, ना सेंट्रल एशिया, ना पाकिस्तान, कोई कमिटमेंट नहीं। और बीच में फंस गया ईरान का चाबहार। ईरान को भी हमारी इन्वेस्टमेंट चाहिए क्योंकि वो अमेरिका के प्रेशर के नीचे दबा हुआ है। रशिया है, सेंट्रल एशिया है, वो भी देख रहे हैं कि भैया अमेरिका भारत के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, भारत करेगा क्या। अब जो अमेरिका की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो सबको क्लियर होनी शुरू हो गई। अमेरिका ना पाकिस्तान के साथ ना भारत के साथ, दोबारा सुन लो, ना हमारे साथ ना पाकिस्तान के साथ, किसी के साथ नहीं। अमेरिका सिर्फ अमेरिका के साथ है। अमेरिका हमेशा वो काम करता है जहां पर उसके इंटरेस्ट पहले हों, वो हमेशा से थे। पिछले 150 सालों की हिस्ट्री है अमेरिका की, जहां पर इनको फायदा होता है ये वहीं पे उसके सामने नाचने लगते हैं, बेशक सामने वाला डिक्टेटर ही क्यों ना हो। और ये ऐसा ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं हो सकता, ये उनका डीएनए का पार्ट बन चुका है। इसलिए भारत क्या कर रहा है? बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, मैंने जितना इजी वे में समझा सकता था मैंने वैसे कवर किया इसको। भारत को करना क्या चाहिए और भारत कर क्या रहा है, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। पहला तो ये है कि हमें मालूम है कि जो वेवर मिला है हमें 6 महीने का, ये परमानेंट नहीं है। हाँ, जितनी देर तक आपके पास बागराम एयरबेस रहेगा तब तक ये आपको वेवर मिलता रहेगा चाबहार के ऊपर। तो इसलिए हमने भी अपने जो ये चाबहार पोर्ट के बाजू में को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया कि हमें एक नया रूट बनाना पड़ेगा। आईमैक उसका आंसर है जो हम बना रहे हैं। दूसरा, जो भारतीय फर्म्स हैं जिन्होंने चाबहार पोर्ट के अंदर इतना ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, वो अब ऑल्टरनेट कॉरिडोर्स के साथ साथ अपने रिस्क को हेज भी कर रहे हैं। उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स, जैसे अदानी है, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स अमेरिका में करनी शुरू कर दी, थोड़ा सा अमेरिकन प्रेसिडेंट को खुश करने के लिए। अब जो कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं जो हम आईमैक बना रहे हैं या रशिया के साथ हम काम कर रहे हैं ऊपर आर्कटिक सर्कल में, हमने उस प्रोजेक्ट्स को थोड़ा सा और तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया क्योंकि हम सारे अपने एग्स को चाबहार की बास्केट में नहीं डालना चाहते। और लास्टली, हमने जो ट्रेड है अमेरिका के साथ उसको लीवरेज की तरह हमने यूज़ करना शुरू कर दिया क्योंकि हमें मालूम है कि वॉशिंगटन को सिर्फ गुडविल चाहिए और उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए डील्स। अमेरिकन प्रेसिडेंट अब किसी और बात के लिए आगे आता ही नहीं है। उसको डिफेंस की डील्स चाहिए, उसको टेक्नोलॉजी की डील चाहिए, उसको आपकी मार्केट की एक्सेस की डील चाहिए। इसीलिए हमने क्या किया, हमने भी ये सारे चोक पॉइंट्स, चाइना दुखती रग है अमेरिका की, हमने उसको काउंटर करना शुरू कर दिया। अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर एंट्री चाहिए थी, उसकी एंट्री हो नहीं सकती, हमने ले ली। अगेन वी आर सेइंग वी आर सिटिंग इन अफगानिस्तान, वी विल टेक केयर ऑफ योर इंटरेस्ट। इमीडिएटली आपको वेवर मिल गया चाबहार के अंदर। मैंने पहले बोला मोदी जी ने सबको पागल कर देना एक दिन, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं। भारत में सिर्फ राहुल को पागल किया है और कोई पागल हुआ नहीं है। उधर डोनाल्ड ट्रंप होगा ना, कमला कर दिया उसको। और हम ना अमेरिका की साइड पे हैं, ना रशिया की साइड पे, ना चाइना की साइड पे। हमने मल्टी अलाइनमेंट करी है सबके साथ। और जो ये शॉर्ट टर्म प्रेशर्स हैं जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हमारे ऊपर डाल रहा है, वो हमें फोर्स कर रहा है कि हम अमेरिका के कैंप में जाकर बैठ जाएं। और मोदी जी ने बोल दिया मैं किसी के कैंप पे नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो सिर्फ भारत के कैंप पर। मुझे किसी और के कैंप पे ज्वाइन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। इसलिए चाबहार इतने परफेक्ट टाइमिंग पर आपने मुत्तकी को बुलाया, चाबहार पोर्ट के साथ साथ आपने बागराम एयरबेस ले लिया। और ये जियोपॉलिटिकल एक ऐसा मूव था कि आपको चाबहार के ऊपर वेवर देना पड़ा। अब
आगे क्या होगा। पहली बात यह है, अगर तो ये वेवर 6 महीने के बाद रिन्यू हो गया तो आपको समझ आएगा कि भारत के और अमेरिका के रिलेशंस कैसे चल रहे हैं। अगर ये रिवोक हो गया, इसका मतलब है कि बीच में कुछ गड़बड़ आ गई है। इसलिए बोल रहा हूँ, ये डॉट्स में पहले बता रहा हूँ, पहले भी जो 6 महीने पहले बताया था वो आज आपको दिखता है कि हो रहा है। अभी जो बता रहा हूँ कि 6 महीने के बाद यू हैव टू वॉच दीज 2 थिंग्स एंड ऑल्सो फॉलो द मनी। स्टॉक मार्केट बढ़नी शुरू हो गई, इसका मतलब है कि आपकी और अमेरिका की जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो ठीक हो गए हैं, दे आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अगर स्टॉक मार्केट में उथल पुथल होनी शुरू हो गई, प्लीज़ फॉलो द मनी। ये 2 चीज़ें हैं जिससे पता लग जाएगा कि आपको मीडिया को सुनने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ देखना है स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है। और दूसरा, ये जो वेवर्स हैं, क्या आपको चाबहार के ऊपर ये एक्सटेंड होते हुए दिखाई देते हैं? क्योंकि अमेरिका का जो प्लेबुक है वो बड़ा सिंपल है, उनका कोई फ्रेंड है ही नहीं, उनका सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होता है। एंड राइट नाउ वी आर अ वेरी वैल्यूएबल इंटरेस्ट फॉर अमेरिका। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि हम उसका इंटरेस्ट हैं या नहीं है, क्वेश्चन ये है हम कितनी लंबे देर तक अमेरिका के लिए वैल्यूएबल रहेंगे। और मोदी जी ने एक काम तो कर दिया कि अगले 25 साल तक अमेरिका को अब भारत की ज़रूरत पड़ने वाली है, एंड वी आर गोइंग टू बी वैल्यूएबल टिल द टाइम कांग्रेस डजंट कम इनटू पावर। जिस दिन कांग्रेस आ गई उस दिन आपको मालूम है इस देश के 10 टुकड़े वो एक दिन में कर देंगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि भारत जो बैलेंसिंग एक्ट लेकर चल रहा है, और ऐसे ऐसे टाइम पर हमने अपने कुछ मूव्स ऐसे करे हैं। बागराम एयरबेस वॉज अ मास्टर स्ट्रोक बाय मोदी जी। अब कई बार यहाँ पे आके लोग बोल देते हैं, सर आपको तो मोदी जी की हर चीज़ मास्टर स्ट्रोक लगती है। मैं कोई मोदी जी का रिश्तेदार नहीं हूँ, ना मेरे रिश्तेदार हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगर वो काम नहीं ठीक करते तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाता हूँ। मुझे कोई बीजेपी वाले पेमेंट नहीं करते हैं ये वीडियो बनाने के लिए। आई से वॉट इज़ राइट और रॉन्ग अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। मैं अपने आपके सामने अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस वो रखता हूँ। जब मोदी जी ने जिहादियों के खिलाफ कोई काम नहीं किया, मैं ओपनली बोलता हूँ। जब वो पाकिस्तान को, जब उन्होंने वो युद्ध रोक दिया, ऑपरेशन सिंदूर, इतना सिंदूर डालना था कि वो उसके बाद कभी भी काला बोरा नहीं डालते, लेकिन आपने बीच में रोक दिया। मुझे अभी भी लगता है कि शायद कहीं ना कहीं उसे एक्सटेंड कर देते कुछ दिनों के लिए, ये घुटनों पे आते और उनसे माफ़ी वैसे ही मंगवानी थी जैसे 1971 में इनकी पैंटें उतरवाकर सलूट मरवाया था हमारी आर्मी ने जब मार्च किया था। वो काम इनसे करना चाहिए था। उन्होंने बोला युद्ध रोक दीजिए, आपने रोक दिया, और वो वहाँ पे भंगड़े डाल रहे हैं कि देखिए मोदी ने सरेंडर कर दिया। शायद 1971 में जो हालत इनकी करी थी वो हमें करनी चाहिए थी, क्योंकि ये कौम इसी लायक है, इन्हें हर रोज़ जलील करना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है जब इनका कुछ कट जाता है तो इनका दिमाग भी काट देते हैं बचपन में ही, तो ये कभी सुधर नहीं सकते। ये इंजीनियर बन जाए, ये डॉक्टर बन जाए, ये वाइस प्रेसिडेंट बन जाए, ये होम मिनिस्टर बन जाए, ये जज बन जाए, ये मुसलमान ही रहते हैं। इसलिए आपको बार बार इनका कुछ ना कुछ काटना चाहिए। चाइना वाले बेवकूफ़ नहीं है, इनकी किडनियाँ निकाल लेते हैं, इनका लिंक काट देते हैं, ताकि ये तड़पते रहें पूरी ज़िंदगी भर, नीचे भी और ऊपर जाकर भी। यही इनका इलाज है जो चाइना करता है। और आप में से कई लोग मुझे बोलते भी हैं, सर हमें चाइना पसंद नहीं है, लेकिन ये चीज़ हमें चाइना की पसंद आती है। यू आर राइट, मैं भी चाइना को पसंद नहीं करता, लेकिन इस चीज़ के लिए इनको दाद देता हूँ। और यहाँ पे मुझे लगता है कि मोदी जी कुछ स्टेप आपको स्ट्रांग लेना पड़ेगा। 12 लाख लड़कियाँ हमारी हिंदुओं की हर साल जिहादी उठा के ले जाते हैं, या कन्वर्ट कर देते हैं, गायब कर देते हैं, शादियाँ कर लेते हैं उनके साथ ज़बरदस्ती, और आपने कुछ नहीं किया उसके लिए। मैं उसके लिए बोलता हूँ, पर जो अभी ये हो रहा है मास्टर स्ट्रोक है। एंड मुझे गर्व है कि हमने ये काम किया है, जहाँ पर अमेरिकन प्रेसिडेंट को जो उसने हमारा चाबहार के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए थे उसको रिवर्स करना पड़ा, जैसे ही हमने एक मास्टर स्ट्रोक किया बागराम एयरबेस का। और इसको बोलते हैं जियोपॉलिटिकल मूव्स। मीडिया इन चीज़ों को कवर नहीं करेगा, इसके लिए आपको बहुत स्टडी करनी पड़ती है, और मीडिया के पास तो राहुल गांधी के सिवाय कोई टॉपिक ही नहीं है। इसलिए
थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। मुझे आप में से कई लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, कई लोग मेरे साथ शेयर करते हैं अपने थॉट्स को, आपकी ईमेल्स आती हैं, मैं सभी ईमेल्स को पढ़ता भी हूँ और रिस्पॉन्ड भी करता हूँ। सो आई रियली थैंक यू। आपके कमेंट्स पढ़ के भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो ऑल द वर्क वी आर डूइंग, lot of things come from your side also. So thank you so much for everything you do with me and for the country. चलिए मिलकर भारत को दोबारा बनाते हैं। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।